नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। आप देख रहे हैं आपकी बात और आज हम बात करेंगे देश के सबसे पुराने दल कांग्रेस पार्टी की, जो राजस्थान के उदयपुर में 3 दिनों के चिंतन शिविर में पार्टी की मौजूदा स्थिति पर और आने वाले वक्त की चुनौतियों पर मंथन कर रही। पार्टी ये स्वीकार करती है कि वो सियासी इतिहास में अपने सबसे खराब दौर में है। 2014 के बाद एक एक करके पार्टी को मिली करारी हार का भार पार्टी को कई मोर्चों पर सवालों के घेरे में ला चुका है। ये पार्टी भाजपा समेत अपने लोगों के भी निशाने पर दिखती है और ऐसे में पार्टी के लिए रिवाइवल की जरूरत भी है और ये जरूरी भी है। पार्टी को आने वाले साल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत विधानसभाओं और फिर लोकसभा चुनाव में उतरना है। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी के लिए इस चिंतन शिविर से पार्टी के भीतर सुधार को लेकर कोई कड़वी औषधि मिलने वाली है? क्या पार्टी को इस मंथन से जीत का अमृत मिलेगा? अगले 1 घंटे इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे और एक वृहद पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। और इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी को, जो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केदारनाथ गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे छत्तीसगढ़ में और यहां विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और यहां कांग्रेस सत्ता पक्ष में है। साथ ही साथ प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इससे कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी हमारे साथ में जुड़ेंगे और इस बड़े पैनल से अगले 1 घंटे कांग्रेस पार्टी के इस मंथन, चिंतन और इससे निकलने वाली चीजों पर बात होगी। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखें, फिर चर्चा शुरू करेंगे। सामूहिक प्रयास न टाले जा सकते हैं, न ही टाले जाएंगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। काफी तामझाम और इंतजाम के साथ देश भर से 400 कांग्रेसी दिग्गज नेता इस शिविर में मौजूद हैं। लेकिन क्या इस शिविर से सच में कोई समाधान निकलेगा? उदयपुर में 3 दिन के मंथन के बाद कांग्रेस का नया उदय होगा। जाहिर तौर पर यहां कांग्रेस उन तमाम सवालों का हल तलाशेगी जिसे लेकर पार्टी खुद सवालों के घेरे में रही है। यही वजह कि चिंतन शिविर के पहले दिन सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं को पिछले चुनाव में मिली नाकामियों को भुलाकर नई ऊर्जा से काम करने की बात कही। साथ ही आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज कॉलीग्स रियली मीन बाय देयर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड स्लोगन मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। It means keeping the country in a state of permanent polarization. दरअसल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी की आंतरिक गुटबाजी को खत्म करने और असंतुष्ट नेताओं को मनाने की है। वहीं पार्टी एक ऐसे मजबूत नेतृत्व की तलाश कर रही है जो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में जान फूंक सके। उदयपुर चिंतन शिविर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले साल इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ये चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में किस रणनीति के साथ पार्टी मैदान में उतरे और किन मुद्दों के साथ बीजेपी सरकार को घेरे, इस पर चिंतन जरूरी है। मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत एमपी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उदयपुर में हैं। जरूर मंथन होगा, सब अपनी बात कहेंगे, सब अपनी बात बोलेंगे, सबकी बात सुनी जाएगी। छत्तीसगढ़ से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से पहले दिल्ली रवाना हुए और फिर ट्वीट किया कि नव चिंतन के वास्ते उदयपुर के रास्ते। सीएम के साथ ही छत्तीसगढ़ के कई नेता भी इस चिंतन शिविर में शामिल होने गए हैं। उदयपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने पार्टी को एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर विचार करने की बात कही है और फिर अलग अलग ग्रुप में बांटा जाएगा, जिसमें डिस्कशन होगा। जो 400 डेलीगेट आएंगे उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा जाएगा और 6 विषय है जिसमें चर्चा होगी। वैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान अब ऐसे 2 राज्य बचे हैं जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद हुए हर चुनाव में हाईकमान ने भूपेश बघेल को स्टार प्रचारक के तौर पर जिम्मेदारी दी है, तो वहीं कई राज्यों के चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी भी दी गई। राहुल गांधी दूसरे राज्यों में अक्सर छत्तीसगढ़ मॉडल की प्रशंसा भी करते रहे हैं। जाहिर तौर पर उदयपुर में भूपेश बघेल सरकार के सफल फॉर्मूले पर चर्चा होगी। कांग्रेस नेतृत्व ये जानने का प्रयास करेगा कि पूरे देश में कांग्रेस की रणनीति नाकामयाब होने का असर आखिर छत्तीसगढ़ पर क्यों नहीं पड़ा। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के चिंतन शिविर पर तंज कस रही है। यही हालत रहा तो पूरे देश में जिस प्रकार सफाया हो रहा है, 2 प्रदेश ही इनके पास बाकी रह गए हैं, वहाँ भी इनका सफाया निश्चित है। जो छत्तीसगढ़ मॉडल को बिना सोचे समझे उसका अध्ययन बिना किए जाने बिना करेंगे तो
किसको और कैसे कांग्रेस की खिसकती हुई ज़मीन को रोका जाए। और मैं मानता हूं कि एक परिवार की स्तुति के लिए वो चिंतन शिविर है। कुल मिलाकर कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। अगले 3 दिन तक कांग्रेस अपने भविष्य की रणनीति तय करेगी। अब देखना ये होगा कि कई सवालों से घिरी कांग्रेस पार्टी 3 दिनों के इस चिंतन शिविर में किन मुद्दों को अहमियत देती है और किन मुद्दों का हल निकालती है। सवाल ये भी क्या इस मंथन से जीत का अमृत निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वाकई कांग्रेस को एक संजीवनी और एक चिंतन मंथन मनन के बाद में पार्टी के भीतर सुधारों वाली औषधि की आवश्यकता, ये पार्टी की अध्यक्ष स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं। उन्होंने अपने संबोधन में पार्टी के लिए साफ साफ कहा है कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया, पार्टी को देने का वक्त आ गया है। चलिए, इस पार्टी का मंथन चिंतन क्या देश को देगा, इसके पहले पार्टी को क्या आवश्यकता है और आज क्या इस मंथन से वो अपेक्षित रखते हैं, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। पैनल जैसा हमने आपको बताया था, हमारे साथ में तमाम लोग जुड़े हैं। स्वदेश शर्मा जी भी मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी की बात वो इस मंच पर रखेंगे। आप सबको नमस्कार, आप सबका इस चर्चा के मंच के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नमस्कार आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत सुरेंद्र शर्मा जी मैं आप ही से करूंगा। साफ साफ जब पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रही कि अब आपको पार्टी को देने का, कुछ रिटर्न बैक करने का वक्त आ गया है, कुछ कड़े फैसले आपको लेने पड़ेंगे, जरूरत आप तमाम नेता अलग अलग मंचों पर महसूस करते रहे, क्या इसके बाद वो जमीन पर होगा? क्योंकि चिंतन पहले भी हुआ, ये बातें पहले भी हुई। देखिए, दरअसल में आज जिस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी है, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से कांग्रेस की जिम्मेदारी बात सिर्फ सत्ता की नहीं पकड़, बात यह है कि इस देश को राजनीति की किस दिशा में ले जाना है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो चुनौतियां मिल रही है समाज के संबंध में, तो उसको प्रतिकार करने के लिए, उसको रोकने के लिए या देश को एक सही रास्ते में ले जाने के लिए कांग्रेस की इस बात को तमाम जो देश के लिए सोचने वाले लोग हैं उन लोग, अब जहां तक सत्ता का प्रश्न है, इसमें तो कोई की बात नहीं है कि हम सत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो हम 2 राज्यों में हैं अभी फिलहाल। मगर एक बात समझ लीजिए आप कि कांग्रेस पार्टी आंदोलन से उठी हुई पार्टी है और जो रास्ता है वो पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाने वाली थी बात। तो अगर ये हम अपने आत्मावलोकन करेंगे और उसे जब सबक सीखना चाहेंगे तो निश्चित रूप से इसमें बहुत ही अच्छी बातें निकल कर बाहर आ सकती हैं। और मैं इस बात को बिल्कुल बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की तारीख में भी हिंदुस्तान में अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कटक से लेके कटक तक, तमाम गांवों में आज भी आपको कांग्रेस की विचारधारा के संसद मिलेंगे, तमाम तरह के लोग मिलेंगे। तो ये चिंतन शिविर जो है, मैं ये मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि पहले के जो चिंतन शिविर थे उस चिंतन शिविर से हटके हो जाएंगे और इसमें बड़ी गंभीरता पूर्वक सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी और कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ेगी, अपने अंदर जो सुधार करना है, पार्टी के अंदर ढांचागत जो सुधार करना है या नीतिगत सुधार करना है उसको भी करेगी। और राष्ट्रीय स्तर पे जो आजकल के जो नया समय आ गया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रचार तंत्र के नए नए तरीके हैं, सर्वे का सिस्टम है, प्रोफेशनल लोगों की सेवाएं हैं, इन सारी चीजों को अब आज के जमाने में पाठक जी आप तो पुराने समय की बात नहीं कर सकते। आज के समय में जो टेक्नोलॉजी आया है, जो लोगों की मानसिकता में तब्दीली आई है या लोगों को प्रभावित करने के जो तौर तरीके हो सकते हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त इस्तेमाल किया है, इन सारी चीजों को भी उसके साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा कि हमारा जो स्वरूप है वो भी रहे और आधुनिकता के साथ, आधुनिक समय के साथ जो नौजवान पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, सुरेंद्र जी, हालांकि इसमें जैसा आपने कहा ना, नई टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा चिंता नए नए चुनाव में मिलने वाले पुराने लोगों की नाराजगी कांग्रेस पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी चिंता है और इसका जिक्र स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण में भी आपने पाया
कि कुछ लोग तो हमें टारगेट पर लेते हैं, उनका निशाना बीजेपी आरएसएस पर था, और ये कहा कि अपने लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए इस कठिन दौर में वो भी कम चुनौती नहीं है, चैलेंज कम नहीं है। क्या इस मंथन चिंतन से उसका भी कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि बार बार ये बात उठती रही कि या तो आप उन पर कड़ी कार्रवाई करें, वैसी स्थिति दिखती नहीं, जो वो चाहते हैं वैसे परिवर्तन हो जाए, वैसे हालात बनते अंदर नजर नहीं आते। नहीं, देखिए, चुनौती तो निश्चित रूप से अंदर बाहर दोनों तरफ से, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो आदमी कांग्रेस के हित चिंतक है, कांग्रेस के संबंध में चाहता है कि कांग्रेस पार्टी के वो मेंबर भी हैं और अगर उसकी भलाई चाहते हैं तो किसी अपने मतांतर रखने के, देखिए, सब किसी भी समाज में, किसी भी संगठन में, किसी भी घर में सब व्यक्ति के विचार एक नहीं हो सकते, मगर अगर उद्देश्य एक हो तो विचारों के मत भिन्नता भी जो है वो बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती है। और ऐसे चीजों को सार्वजनिक करने की बजाय हमारे आंतरिक बहुत सारे स्थान है, वहां पर उन बातों को रखा जा सकता है। और जितने भी जिम्मेदार, एक सीधी बात यह है कि पार्टी से या सत्ता में बैठे हुए तमाम लोग जिनको जो जिम्मेदारी मिली है अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और अपनी जिम्मेदारी का उस ढंग से निर्वहन करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा पार्टी के लिए लाभदायक होगा। चलिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगा सुरेंद्र जी, और जो कुछ बड़े स्टेप्स की बात की गई थी जिसके बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जाते जाते संकेत दे गए थे, उस पर भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल केदार जी का इस पर रिएक्शन लेता हूं। केदार जी, बीजेपी और आरएसएस न केवल राजनीतिक तौर पर कांग्रेस चुनौती मानती है बल्कि पूरे सिस्टम को जिस अंदाज में ढाल रही कांग्रेस के मुताबिक वो देश के लिए कहीं बड़ी चिंता है, ये इस चिंतन में भी कहा गया। देखिए, सबसे पहले पुनीत जी मैं ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी आज जब गए तो उन्होंने ट्वीट किया, चिंतन शिविर के नाम को उन्होंने नहीं पसंद किया, उन्होंने नव चिंतन शिविर लिखा। शायद उसमें कुछ नवा चिंतन वो चाहते होंगे, क्योंकि पुराने चिंतन बहुत हो चुके, उससे कुछ निकला नहीं, तो उन्हीं के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कुछ नव चिंतन हो। और मैं सोच रहा था कि ये नव चिंतन और चिंतन से कुछ नहीं होने वाला है, ये सब नाम ही अधूरे हैं तो काम भी अधूरा होगा। ये तो महाचिंतन होना चाहिए और नेतृत्व परिवर्तन शिविर होना चाहिए। अगर ये नाम ये लोग रखते तो भारतवासियों का थोड़ा सी आकर्षण होता। अब तो ये जहां सरकार है वहीं पर व्यवस्था हो गई, वहीं सब लोग आ गए। जहां विपक्ष में है तो कोई नेता तैयार नहीं था कि भाई इनकी कोई व्यवस्था की जाए, तो व्यवस्था के भी लाले पड़े हैं। और जैसा मैं बोला कि नाम ही अधूरा है तो काम के साथ नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं होती। चिंतन शिविर, माननीय भूपेश बघेल जी ने इशारा भी किया कि चिंतन नहीं भाई, नव चिंतन करो, मेरा महाचिंतन मत करो भाई, तो नव चिंतन कर लो, कुछ नवा तो करो चिंतन में, अपने मुख्यमंत्री जी की बात मान लो। तो निश्चित रूप से आज शायद किसी नेता का, कांग्रेस के अजय माकन जी हैं क्या, उन्होंने कहा कि ये चिंतन शिविर से कोई नया नेतृत्व परिवर्तन होके आएगा और नया नेतृत्व कांग्रेस में एक जान फूकेगा। तो ऐसा कुछ होगा तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि इस प्रकार का कुछ होगा। ये तो समय की बर्बादी है और राजस्थान की गाढ़ी कमाई जो जनता की है उसका खाली दुरुपयोग करने के लिए ये सत्ता शासन का वहां पर शिविर लगाए हुए हैं। जहां तक इनको चिंता भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की है तो निश्चित रूप से होना चाहिए। हम 2 थे और 2 से यहां तक पहुंच गए, और ये पूरे देश में थे और सिर्फ 2 राज्य में रह गए। और राजस्थान में तो सचिन पायलट जी बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ ठीक होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इतने ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं कि, और बिजली की इतनी कमी है कि किसान भाइयों का 1 लाख पंप कनेक्शन, मैं आपके चैनल में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पंप के कनेक्शन नहीं दिए जा पा रहे हैं और बात किसानों की करते हैं। तो निश्चित रूप से जो माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा है कि नव चिंतन हो, तो मैं समझता हूं कि वहां जाकर ये नव चिंतन करें, जो अभी तक के इनके चिंतन शिविर हुए हैं जिसमें नेतृत्व परिवर्तन की बात ही नहीं होती वो हो। और माननीय सोनिया जी का मैं भाषण भी सुन रहा था और पढ़ रहा था, तो उन्होंने बारंबार ये कहा है कि कांग्रेस ने लोगों को, नेताओं को बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है भाई, क्या दिया है? मैं कहता हूं इस देश ने कांग्रेस को दिया है। 60 वर्षों तक ये देश को एक दिग्भ्रमित दिशा में ले जाते चले गए और लाकर यहां पर खड़ा कर दिया और सारा माल अंदर कर लिया। मुझे याद आता है, एक किस्सा याद आता है कि जब जवाहरलाल नेहरू ने पहला चुनाव लड़ा था
तो उस समय ये बस और की व्यवस्थाएं थी नहीं, वो टैक्सी चलती थी परमिट में, जीप में जीप का परमिट मिलता था एक गांव से वो गांव जाने के लिए। तो जब चुनाव प्रचार होता था तो जीप का परमिट देते थे तो बोलते थे चुनाव तक ये गाड़ी कांग्रेस के प्रचार में रहेगी। तो भ्रष्टाचार से शुरू हुई पार्टी। अनुशासनहीनता की बात करूं, हम सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज्यादा वोट मिले थे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, परंतु उस समय से ये गांधी नेहरू परिवार ने फिर वही काम किया और नेहरू जी बन गए। तो मैं प्रारंभ काल से केदार जी जो बातें आप कह रहे हैं ना, मतलब संघर्ष और आंदोलन जो बातें आप कह रहे हैं, और आपने कहा कि सोनिया गांधी जी का मैंने भाषण सुना है तो उन्होंने भी खुद कहा कि नेहरू जी को, गांधी को और इन सबको लेकर के जो प्रचार का एक नया क्रम है वो भी कांग्रेस अपने लिए चुनौती मानती है और जानती है। स्वदेश शर्मा जी, आप सारी बातों का उत्तर दे सकते हैं जो केदार जी ने कहा है। एक सवाल इसमें मैं जोड़ूंगा, क्या ये फिजूल खर्ची समय की, पैसे की है, जनता के पैसों की बर्बादी है जैसा केदार जी कह रहे हैं? और नव चिंतन की बात जो उन्होंने जिस तरह से उठाई है, हालांकि इसका नाम ही नव संकल्प है, लेकिन फिर भी आप उसका उत्तर दे सकते हैं जो बर्बादी का जिक्र कर रहे हैं। स्वदेश जी। पुनीत जी, सबसे पहले मैं केदार जी की बात पर आता हूं। इन्होंने नेहरू जी का नाम लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और 11 वर्ष जेल में रहे। ये इन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगी, 11 साल जेल में रहे, बाकायदा जेल में रहे। और रहा सवाल सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो वल्लभ भाई पटेल से उनकी ऐसी गाढ़ी और विश्वसनीय दोस्ताना था कि जब नेहरू जी अगर विदेश जाते थे तो प्रधानमंत्री का दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को देकर जाते थे, क्योंकि उनको ये पता था कि पटेल इन सब चीज़ों को संभाल सकते हैं। कुल मिलाकर के हम वो लोग हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने दांडी यात्रा हो, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हो, अकेले लाठी लेकर के आवाज उठाई और देश में मैं अकेला चला था जान में मंजिल, लोग मिलते गए और कारवा बन गया। वो कारवा ऐसा बना कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और देश में स्वतंत्रता आई और लोकतंत्र कायम हुआ। लोकतंत्र कायम होने के बाद हमने संविधान को चलाने की पूरी कोशिश की और हमारे संविधान की थोड़ा सा मौजूदा वक्त में आते हैं स्वदेश जी, बहुत इतिहास में नहीं जाते हैं, थोड़ा मौजूदा वक्त में आते हैं। मौजूदा दौर में उन्होंने कुछ आरोप लगाए, उसका उत्तर दीजिएगा प्लीज। बता दो। हाँ, मैं वहीं भी आ रहा हूँ, लेकिन जो केदार जी ने सवाल खड़ा किया है जवाब देना हमारा दायित्व है, क्योंकि नव संकल्प मंथन तो हमारी पार्टी का हो रहा है। इन्होंने उस पर उंगली उठाई है तो सुन लें। नव संकल्प नाम इसलिए दिया गया कि 18 वर्ष की आयु के युवा को वोट देने का अधिकार स्वर्गीय राजीव गांधी ने, कांग्रेस ने किया था। जब आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि 18 वर्ष का युवा लड़का वोट डालेगा। और महिलाओं के मताधिकार के प्रयोग की जो व्यवस्था दी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, महिलाएं वोट डाल सकेंगी। कुल मिलाकर के नया कुछ करने की जो बात है वो इसलिए है कि आज हम देश में देख रहे हैं चारों तरफ कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। एक कई वर्ग तो ऐसे हैं कि घर से निकलते हैं, घर वाले इस इंतजार में रहते हैं कि हे भगवान वापस लौट आए कि नहीं लौट पाएंगे। पूरे देश में यही चल रहा है हाहाकार, चारों तरफ आग जल रही है और आग में लोगों को झोंका जा रहा है और जुमलों से देश चलाने की कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है, निशाने के ऊपर बीजेपी आरएसएस चिंतन शिविर में भी आशीष जी आप दे सकते हैं जवाब। देश जल रहा है, बहुत चिंता की बातें, और नव जो संकल्प है उससे कुछ अच्छी औषधियां निकलने वाली हैं। देखिए, चिंता से बचने के लिए चिंतन करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में चिंताएं आपको नहीं करना, तो इसलिए हमारे दर्शन में, हमारे संस्कृति में बताया गया है कि एकांत में रहकर चिंतन करना। और जब चिंतन करते हैं, हम पुरानी घटनाओं का अवलोकन करते हैं, भविष्य की चुनौतियों को देखते हैं, तो उसमें से निश्चित ही आपसी संवाद और सामंजस्य से कुछ नया निकल कर आता है। कांग्रेस को निश्चित ही चिंता तो हो ही रही होगी अपने वर्तमान की और अपने भविष्य की, और वो चिंतन करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होता, मन परिवर्तित नहीं होता, तब तक आप कितने अच्छे वस्त्र पहन लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, लेकिन आप वो चीज हासिल नहीं कर सकते जिसे आप चाहते हैं। चिंतन कांग्रेस करे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, करना भी चाहिए। उनकी पार्टी की जो स्थिति आज है वो विचार करना चाहिए। अभी आदरणीय स्वदेश जी कांग्रेस के इतिहास पर प्रकाश डाल रहे हैं, तो वो इतिहास जो भारतीय पाठ्य पुस्तकों में वामपंथी विचारकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया,
और इसी को लेकर गांधी जी ने कहा था कि मुझे इस बात की पूर्ण आशंका है कि कई लोग कांग्रेस की आजादी के इतिहास को लेकर भविष्य में सरकारें बनाने के लिए देश की जनभावना का उपयोग करें। तो कांग्रेस आज कर रही है। आज आप बता दीजिए, क्या ये गांधी के राम राज्य को स्थापित करने वाली कांग्रेस, क्या गांधी के हे राम को कहने वाली कांग्रेस है? ये वो कांग्रेस नहीं है। और इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल को जिसे आगे बढ़ना है, उसे अपने कार्यकर्ताओं की सलाह, मशविरा, फीडबैक के आधार पर अपनी रणनीतियों में और जनभावनाओं के अनुरूप कैसे उसका संगठन हो, कैसे उसकी पार्टी की सरकार चले, इसलिए काम करना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र भी है और हमारे यहाँ कार्यकर्ता की बात सुनी है। लेकिन कार्यकर्ता कांग्रेस का जो आम चाहता है कि कांग्रेस का नेतृत्व नए हाथों में आना चाहिए, वो बात कांग्रेस को सुनना चाहिए। लेकिन उस समय कांग्रेस के जो नेता हैं, कुल मिलाकर पार्टी के भीतर परिवर्तन की बात है, जैसा आशीष जी कहना चाह रहे हैं। और उस नेतृत्व परिवर्तन की आवाज को क्या कांग्रेस सुन रही, नहीं सुन रही? दो बड़े फैसले जो पार्टी के इस चिंतन मनन से क्या निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, एक व्यक्ति कितने समय तक पद पर रहेगा, एक परिवार में कितने टिकट रहेंगे, इस पर भी मैं बात करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ में पैनल पर हैं। प्रेम जी, अभी आपने हालांकि दोनों पक्षों की बातें, दोनों स्टेट के नेताओं की बातें सुन ली, लेकिन जो मूल प्रश्न हैं, जो विरोधी हैं बाहर से कहते हैं कि आपको नेतृत्व परिवर्तन पर काम करना है, आप चिंतन कर रहे हैं। पार्टी के भीतर के वरिष्ठ नेता भी कुछ इसी तरीके की बात कहकर रूठे हुए हैं, अलग अलग से हैं, जो कि पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या इस प्रश्न का समाधान, इस प्रश्न का उत्तर इस चिंतन मनन से निकल पाएगा? देखिए पुनीत जी, ये चिंतन शिविर कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है और देश की सियासत में आगे क्या कुछ कांग्रेस खुद करने जा रही है या उसके नेतृत्व में होने जा रहा है, उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से हम सब चर्चा कर रहे हैं और बीजेपी की भी इस पर नज़र है, देश दुनिया की नज़र है। आप याद करेंगे, आज ही के दिन प्रधानमंत्री जी ने भरूच से जो भाषण दिया है, वो भी बिना नाम लिए हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर को ध्यान में रख करके ही उन्होंने भाषण दिया है। और प्रकारांतर से एक लाइन में कहूँ तो उन्होंने स्थापित ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगला प्रधानमंत्री भी वही होने जा रहे हैं। तो वो एक किस्सा कहानी के रूप में उन्होंने बताया और कि किसी नेता ने, उनके विरोधी ने उनसे बात की तो उन्होंने उनको ऐसे जवाब दिया कि हमारे एक दो बार के प्रधानमंत्री की बात नहीं है, हम तो सैचुरेशन लेवल तक जाना चाहते हैं। उन्होंने थोड़ा छद्म तरीके से, लेकिन संक्षेप में कहें तो उन्होंने यही कहा कि वो अगला प्रधानमंत्री भी वही होंगे, ऐसा संदेश उनके भाषण से है। ये कांग्रेस के चिंतन शिविर को एक समांतर रूप से एक जवाब है। लेकिन अभी इस चिंतन शिविर में क्या निकलने वाला है उसको देखें तो कम से कम 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर कांग्रेस नेतृत्व को फैसला करना है। एक तो जो नेतृत्व का सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी भी इस पैनल पे भी उठा रहे हैं, आपने भी प्रश्न किया कि कांग्रेस अपना नेतृत्व गांधी परिवार से रखती है या उससे बाहर रखती है, कौन सा मॉडल आगे लेकर के जाने वाली है। दूसरा है कि वैचारिक लेवल पर क्या कांग्रेस कौन सा रास्ता लेती है। तो सोनिया गांधी जी ने जो भाषण दिया है, इनॉग्रल भाषण, उस भाषण से 2-3 बातें स्पष्ट हैं। वो एक ये कि कांग्रेस अपने रूट्स की ओर बढ़ने की कोशिश करती दिख रही है। एक बार फिर इस खतरे को जानते हुए भी कि अल्पसंख्यकों के बारे में के साथ जोर से मजबूती से खड़ा होने का मतलब उनको तुष्टीकरण और ऐसी चीजों में फिर से लपेटा जा सकता है। इस खतरे को सोनिया गांधी जी ने स्वीकार किया है और कहा है कि वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं और इसके अलावा आदिवासियों और दलितों, इनकी भी चर्चा की है। खास तौर पर ये सारे जो कांग्रेस के परंपरागत जो वोट बैंक रहे हैं उसको उन्होंने मजबूती से आगे बढ़ के एड्रेस किया है। तो ये उनका एक कॉन्फिडेंस बताता है कि हम परवाह नहीं करेंगे उस बात की कि हम पर क्या अटैक हो रहे हैं। इसके साथ साथ सोनिया गांधी जी ने अटैक किया है बिना नाम लिए हुए गवर्नेंस को लेकर के, कि इस सरकार ने जो गवर्नेंस को लेकर के नारा दिया था, वो गवर्नेंस इन सब जो वर्ग है, पीड़ित वर्ग के लिए मुसीबत बन गई है, जिसमें दलित भी हैं, मुसलमान भी हैं, आदिवासी भी हैं। इन सब चीज़ों के बीच अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी के लिए वैचारिक रूप से उन्होंने एक धरातल तैयार किया है। अब संगठनात्मक रूप में कांग्रेस किस मॉडल पर चलेगी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपकी चर्चा में ही एक समय एक टर्म टॉस हो रहा था
छत्तीसगढ़ मॉडल। छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है? छत्तीसगढ़ मॉडल, कांग्रेस यहाँ वन पार्टी की सरकार है, सिंगल पार्टी, गठबंधन में नहीं है यहाँ। तो पहले तो छत्तीसगढ़ मॉडल का मतलब गवर्नेंस मॉडल है या कि सरकार बनाने का मॉडल है, ये तय करना होगा पार्टी को। मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी कांग्रेस के पास 2 सरकारें हैं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, और 2 जगह झारखंड और महाराष्ट्र में आप गठबंधन में हैं। तो महाराष्ट्र का जो मॉडल है, सत्ता में आने का मॉडल, मैं कह रहा हूं सत्ता में आने का जो महाराष्ट्र का मॉडल है, वो मॉडल कांग्रेस को व्यापक रूप से एक्सेप्टेबल बनाने के लिए जरूरी लगता है कि एनडीए को आप तोड़ लीजिए, उसको भी आप अपने साथ जोड़ने में हमें कोई गुरेज नहीं है। अगर इस व्यापक दृष्टिकोण के साथ में कांग्रेस निकलती है तो याद कीजिए पंचमढ़ी का चिंतन शिविर, जबकि कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि 2, 4, 5 राज्यों में, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, वहां तो वो गठबंधन की सियासत में रहेगी, लेकिन बाकी देश में अकेले चलेगी। तो उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला था। लेकिन बाद में जब सोनिया गांधी जी ने 2004 में यूपीए बनाया, एनडीए के समांतर एक मोर्चा किया, बनाया, तो 2 टर्म की सरकार आई। अब जबकि 2 टर्म की सरकार में बीजेपी है, कांग्रेस विपक्ष में है, तो एक ऐसे समय में कांग्रेस खड़ी है कि हम आगे क्या करें। तो क्या जो शिमला में चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें गठबंधन करने की नीति अपनाई गई थी, उससे आगे क्या इस चिंतन शिविर में महाराष्ट्र मॉडल की ओर कांग्रेस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रश्न नहीं है। छत्तीसगढ़ तो गवर्नेंस मॉडल हो सकता है, गवर्नमेंट बनाने का जो मॉडल होगा वो क्या होगा, क्या महाराष्ट्र की ओर होगा, एक स्टेप और बढ़ेंगे, ये कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट बात है। जी चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ सुरेंद्र शर्मा जी हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र तब भी उठा था जब इस चिंतन की बात शुरू हुई थी, अभी भी इस मंच के ऊपर भी है, और जाते जाते नेताओं ने ये भी कहा था कि साहब पूरे देश में इसे स्वयं राहुल गांधी जी ने अप्रिशिएट किया है और आगे शायद कांग्रेस पार्टी बाकी देश में इसको ले जाए। किस तौर पर ले जाएगी आप लोग तय करेंगे, लेकिन क्या जो मूल बात जिसको जाते जाते खुद सीएम साहब कह गए थे, एक परिवार में एक टिकट, एक नेता का टर्म कितना हो किसी अधिकारी के तौर पर, फिर बाद में वो क्या संगठन के भीतर किस तरह से काम करेगा, क्या ऐसे कड़े सवालों के निर्देश साफ साफ निकल पाएंगे? छत्तीसगढ़ मॉडल और माननीय पत्रकार महोदय ने कहा कि रूलिंग के लिए तो ठीक है, के लिए ठीक नहीं है। दरअसल में छत्तीसगढ़ मॉडल जो है ये वैश्विक मॉडल है, एक तरह से आप समझ लीजिए, रूलिंग की दृष्टि से भी और सामाजिक समरसता की दृष्टि से भी। जहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार जो है तमाम प्रकृति के अनुरूप जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके और तमाम जो ज्यादा लोग प्रभावित लोग हैं उनके जीवन को बदलने की कोशिश कर रही है। चाहे गोधन न्याय योजना को ले लीजिए आप, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना को ले लीजिए, और मजदूर वर्ग के लोग हैं जो भूमिहीन हैं उनको भी एक तरह से कुछ राहत प्रदान करने की बात हो रही। वहीं पर आधुनिक समय के लिए गरीब बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा देना आत्मानंद स्कूल के माध्यम से। सुरेंद्र जी, गवर्नेंस की बात नहीं, उनका ये कहना था सरकार आप किस तरह से बनाएंगे, सत्ता में आप किस तरह से आएंगे, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल दल का एक बड़ा टारगेट होता है जनता की सेवा के लिए सत्ता तक पहुंचना। यहाँ बहुत ही मजबूती से सत्ता में है, लेकिन यहाँ जिस मजबूती से और जिस तरह से खड़े हैं बाकी के स्टेट में स्थितियां अलग है, आप भी जानते हैं। नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि आज की स्थिति में चिंतन शिविर का आयोजन ही इसलिए करना पड़ा कि हमारी स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं। और निश्चित रूप से इस चिंतन शिविर में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कई कड़े फैसले हो सकते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सत्ता हासिल करने का प्रश्न नहीं है। इस देश के भविष्य को, इस देश की समरसता को जिस तरह से चुनौती मिल रही है उसका सामना करने के लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है और ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो तमाम जिम्मेदारियों को बांट करके अलग अलग जिम्मेदारियों को एक व्यक्ति एक जिम्मेदारी को संभाले, दूसरा व्यक्ति दूसरी जिम्मेदारी को संभाले, और इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल मैं जो सोचता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इसी तरह से तो उभरी है ना, स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता संग्राम खाली अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ी थी। स्वतंत्रता संग्राम जो था, एक तरफ महिलाओं के आजादी का आंदोलन भी था, तो दूसरी तरफ
अछूतोद्धार का भी आंदोलन था। तीसरी तरफ किसानों को उनको दबाए जाने का, मालगुजारों के विरुद्ध में जो उनका संघर्ष था उसका भी आंदोलन था। तो अशिक्षा के विरुद्ध आंदोलन था। चलिए मैं आपकी बात पर थोड़ी सी चर्चा और आगे बढ़ाता हूं। आंदोलन वाली पार्टी दूसरी बार कहा जा रहा है, केदार जी आंदोलन वाली पार्टी है, आंदोलन करेगी, जमीन पर लड़ेगी तो जनता के बीच में रहेगी, जनता के बीच में रहेगी तो साथ मिलेगा। देखिए, इन्होंने बात आंदोलन की है ना, तो महात्मा गांधी जिनका ये नाम लेके आज तक राज कर रहे हैं, हमारे सबके पूजनीय हैं महात्मा बापू, जिन्होंने पूरी मेहनत की और एक धोती में एक लकड़ी में पूरा भारत का भ्रमण किया और निश्चित रूप से उन्होंने आजादी के लिए बहुत काम किया। परंतु उन्हीं ने कहा था कि अब देश आजाद हुआ, अब ये कांग्रेस पार्टी जो आजादी का अपने सिर में लेके घूमना चाहती है, कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। और अगर कांग्रेस को खत्म कर दिया जाता ना, तो आज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने सबके लिए लड़ाई लड़ी तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस क्यों छोड़ी भाई साहब? थोड़ा बता दीजिए। सुभाष चंद्र बोस भी तो कांग्रेस में थे ना, क्यों छोड़ दिए? और हमारे जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी जो आज है उसके संस्थापक, वो भी तो कांग्रेस पार्टी में पहले सुरेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं? उद्योग मंत्री थे, उन्होंने क्यों कांग्रेस छोड़ दी? क्या था? क्यों छोड़ दी कांग्रेस? क्या लड़ाई लड़ रहे थे आप? आपने खाली मेरा उत्तर ले लीजिए, महात्मा गांधी जी का बैनर लिया और लेकर राज करने के लिए बैठ गए। नेहरू जी भी देश की आजादी, मैं पूछना चाह रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस क्यों छोड़ के आजाद हिंद फौज की स्थापना की? नहीं था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए? आपके पास कोई नेता है नहीं, आपके पास कोई महापुरुष है नहीं, तो आप कभी सुभाष चंद्र बोस को अपना लेंगे, कभी सरदार पटेल को अपना लेंगे, कभी किसी को अपना लेंगे, कभी किसी को अपना लेंगे, कभी गांधी जी आपके लिए पूजनीय हो जाएंगे, उसके बाद आप क्यों ये विदेशी है क्या? ये भारत के नहीं है क्या? नाथूराम गोडसे डालो राजपुरों में लगे हो सुरेंद्र भैया, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के नहीं है? नहीं, भारत के ही है और हमारे ही है, कांग्रेस पार्टी के ही है और कांग्रेस पार्टी के साथ रह के ही उन्होंने संघर्ष किया है। आप जो है वो जबरदस्ती जो उसमें काफी राइट, आप दरअसल में आप गलत प्रयास करके सफल नहीं हो सकते। मेरी बात आप मानिए, दरअसल में आपका फील्ड ही अलग है, आप तो वही कीजिए, आप वही कीजिए जो करना है। आप सुभाष चंद्र बोस की बात क्यों करते हैं? सुभाष चंद्र बोस ने जो सेना बनाई थी, अरे सुभाष चंद्र बोस ने जो सेना बनाई थी उसका नाम क्या रखा था मालूम है आपको? आजाद हिंद फौज। उसका कमांडर किसको घोषित किया था? महात्मा गांधी को घोषित किया था। उन्होंने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति में किसका नाम लिखा है अपनी उनकी लिखी हुई किताबों में? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो उन्होंने दीनदयाल का नाम नहीं लिखा कहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम नहीं लिखा है। चलिए ठीक है, बार बार एक बात एक मिनट के लिए आप दोनों को रोकूंगा। स्वदेश शर्मा जी, आज आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि नेहरू जी को टारगेट किया जा रहा है, पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, वहां तक ठीक है। एक वक्त में तो स्लोगन चला था कांग्रेस मुक्त भारत का, और अभी भी गाए बगाए उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिन नेताओं को आप आदर्श बना करके अपनी पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, उन पर सबसे तगड़े प्रहार हुए हैं। पार्टी अपने चिंतन से इसका कोई तोड़ निकालेगी? देखिए पुनीत जी, बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं तो गांधी परिवार को करते हैं और नेहरू जी को करते हैं। उनको करना भी चाहिए, क्योंकि उनको ये पता है कि नेहरू जी देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए 11 वर्ष जेल में रहे। महात्मा गांधी ने तो मतलब देश के लिए प्राण त्याग दिए, और हत्यारा कौन निकला उस समय का? आतंकवादी नाथूराम गोडसे, जिसको ये अपना उपासक मानते हैं। इनके मंदिर बनाते हैं, उनके पूजा अर्चना करते हैं गोडसे की। गोडसे के नाम पर गंदा गंदा बोलने वाली भोपाल की राजधानी की सांसद है ठाकुर, भोपाल की सांसद है। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस तरह का अपशब्द बोलते हैं, नाथूराम गोडसे को महान कहती हैं, वो उनको जनसेवक कहती हैं, उनको महापुरुष कहते हैं नाथूराम गोडसे को। तो ये निर्मल भारत योजना को स्वच्छ भारत योजना को बना सकते हैं। महात्मा गांधी का चश्मा तो लगा सकते हैं, पूजा करेंगे उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की। अरे कुछ लोग हासिल करना चाहते हैं, सुन तो लीजिए, सुनने का जज्बा रखिए, सुनने का। तो आपकी तो मजबूरी है, आपका कोई महापुरुष है नहीं, क्या करोगे आप? इधर का नाम लोगे, इधर का नाम लोगे,
उन क्रांतिकारियों के द्वारा बनाई गई आजाद का नाम ले लो, चाहे मंगल पांडे का नाम ले लो, चाहे सुभाष चंद्र बोस का नाम ले लो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का ले लो, किसी का भी ले लो आप नाम। लेकिन आपकी पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं है। आपके जिनको आप वीर कहते हैं सावरकर को, वो माफी नामा सिर्फ इसलिए मांगते हैं ताकि उन्हें जेल ले जाना पड़े। आपके माफी वीरों को आप वीर कहते हो। देश की आजादी में क्या योगदान रहा आपका? वो माफी मांगने के बाद अंग्रेजों ने उनको छोड़ दिया, क्या उसके बाद भारत छोड़ो केदार जी जवाब देंगे इस बात का? किसी नेता ने मांग लिया? आपके पास में जवाब है ही नहीं। आप क्या बोल पाएंगे? आपको सिर्फ कुर्सी के लिए काम कर रहा है, आपको देश को बांटने का काम करना है, आपको हिंदू मुस्लिम करना है। क्या मंगल पांडे ने सोशल मीडिया के कारण हुआ है वो आदि अनंत काल से कांग्रेस के कारनामों को सामने ला रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल क्या आजादी के आंदोलन में नहीं थे? क्या राजगुरु आजादी के आंदोलन में नहीं थे? हम हिंदुओं के लिए दिला रहे हैं? भगत सिंह क्या हम मुसलमानों के लिए दिला रहे हैं? तो उनका नाम चलिए आप लोगों की बहस से एक और एक मुद्दा है, आप लोगों की बहस से एक और एक बड़ा मुद्दा निकला। प्रेम कुमार जी, आपने सबको सुना। ये बहस नई नहीं है जो इस मंच के ऊपर अभी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये बिंदु भी नए नहीं है, हम देख रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है, उसका अपना एक गौरवशाली इतिहास में उनका हिस्सा, क्या वो हिस्सेदारी पर आज जिस तरीके से चोट हो रही है वो वैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? उससे विजय मिल पाएगी? क्योंकि इसमें बड़ा संशय आ गया है। दूसरा, जो बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं, बड़े फैसलों को लेकर चुनौतियां हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई अब की बारी जो नव चीज जुड़ी है वो इसमें हो सकती है, दिख सकती है, क्योंकि पार्टी स्वीकारती है कि ये करना पड़ेगा? पुनीत जी, कांग्रेस के लिए इसकी विरासत, इसकी मजबूती है और कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं था कि जो इसकी मजबूती है उसी मजबूती पर बीजेपी इतना प्रहार कर ले जाएगी कि जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई पार्टी रही, उस पार्टी को राष्ट्र विरोधी गद्दार पार्टी, टुकड़े टुकड़े गैंग पार्टी, पाकिस्तान से मिली पार्टी, चाइना से मिली पार्टी, इस रूप में वो प्रचारित कर लेगी, ये कांग्रेस ने या किसी ने भी नहीं सोचा होगा। कांग्रेस पार्टी सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबके लिए मदर पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी की बात मैं कर रहा हूं। और दो मौसी भी रही हैं, एक मौसी इंडियन मुस्लिम लीग और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दो मौसी भी कह सकते हैं। और मदर पार्टी अगर कोई रही तो कांग्रेस रही। जैसे बीजेपी कहती है कि सबके पूर्वज राम, हिंदुस्तान की जनता कह सकती है कि पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में सबका राजनीतिक जो मम्मी है, पॉलिटिकल मम्मी, वो कांग्रेस, ये कह सकती है। लेकिन वो कांग्रेस आज इस दशा में आई कि बीजेपी ने उसको एंटी नेशनल घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यहां मतलब यह है कि जो विरासत है उसको मजबूती से कैसे पेश करना है वो कांग्रेस को सीखना पड़ेगा। आज अभी देखिए, बात हो रही थी सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी जीवन में कांग्रेस का विरोध नहीं किया, लेकिन बीजेपी सुभाष चंद्र बोस और गांधी से लड़ा रही है। महात्मा गांधी ने जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए संगठनात्मक चुनाव, तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये हमारी हार है और उन्होंने अपने आप को डिसअटैच किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने जा करके एक तरह से सरेंडर किया, पार्टी छोड़ी और नई पार्टी बनाई, उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया, वो अलग हो गए और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। मैं तो सच कह रहा हूँ, झूठ कहाँ है? देखिए, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ के आजाद हिंद फौज की स्थापना क्यों की? क्यों करना पड़ा, बताइए ना, क्यों करना पड़ा? तो बता रहा हूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे, मैं वही बता रहा हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, मैं एक लाइन कहना चाहता हूं आपको। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उद्योग मंत्री थे और लियाकत अली समझौता का बड़ा सवाल ये केदार जी, ठीक है केदार जी, आपने अपनी आपत्ति रखी, समझौता था। मैं एक छोटा सा, बहुत, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं बचा है। स्वदेश शर्मा साहब, जितने चैलेंजेस हैं उन पर खुलकर बात करें, लेकिन अनुशासन से बात करें, ये भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रही हैं। फिर पदों को लेकर के हो, परिवारों को लेकर के हो, वो कड़े स्टेप आप उम्मीद करते हैं बीइंग कांग्रेसी कि वो लिए जाएंगे?
देखिए, निश्चित रूप से आज शिविर का पहला दिन है और पहले दिन में शिविर में जो मंत्रणा होनी है, शिविर में जो चिंतन होना है, वो कौन सी चीज मीडिया में आना है, जो जग जाहिर होना है, उसका अधिकृत एक राष्ट्रीय प्रवक्ता उसको घोषित करेंगे। राष्ट्रवाद चिंतन पर की बात की जाए तो कांग्रेस को चिंता इस बात की है, कांग्रेस को चिंता होगा। अरे भाई इनका वॉल्यूम बंद कराइए, तब तो मैं कुछ बोलता हूँ। इनका वॉल्यूम बंद कराइए साहब। अरे साहब वॉल्यूम बंद कराइए, इनका वॉल्यूम खुला हुआ है। ये बंद नहीं हो सकता। ये देखिए, आज चिंता इस बात की, आज से ठीक 1 साल पहले श्रीलंका में राजपत्रे ने देखा कि राजपत्रे को हिजाब से दिक्कत थी, नमाज से दिक्कत थी, उनको हर चीज से दिक्कत थी, झंडों से दिक्कत थी, अजान से दिक्कत थी। आज श्रीलंका की स्थिति है कि वहां राज करने वाले लोग श्रीलंका छोड़ने पर मजबूर हैं। 400 रुपए। चलिए थोड़ा सा हम देश पर रहेंगे, हालांकि देश, उसका इतिहास, उसका भूगोल और अब वर्तमान परिस्थितियां, इन सब के आधार पर दलों को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। प्रेम कुमार जी ने भी जो बात रखनी चाहिए वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस विरासत को आप ताकत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्या इसे आगे इतने प्रहार के बाद आप ऐसे इस्तेमाल कर पाएंगे? सोचना कांग्रेस को है, सोचना शुरू कर भी दिया है। शुरुआत का पहला दिन है, लेकिन पहले दिन के बाद अंतिम दिन तक वो अमृत जिसकी कल्पना, जिसकी उम्मीद हर कांग्रेसी कर रहा है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा, ये जानते हैं कांग्रेसी, क्या वो निकल पाएगा? और निकल पाएगा तो क्या उसे वाकई वैसे इंप्लीमेंट किया जा सकेगा, ये जरूर देखेंगे। आप सबका धन्यवाद हम देते हैं इस संक्षिप्त समय में जो आपने अपने अपने पक्ष रखे। धन्यवाद, नमस्कार।